डॉक्टर बाबा जी को मोहब्बतों बरसलाम। दुआ सेशन में जवाब दे दें या जवाब इसका हो चुका है तो वीडियो लिंक मिल जाए तो शुक्रिया। डॉक्टर बाबा, मेरा सवाल ये है कि दरूद शरीफ कब पढ़ना चाहिए? जैसे आप हमेशा अर्ज़ करते हैं कि हम ज़िक्र अज़कार तो करते हैं पर अमल नहीं होता। मिसाल आपने इसकी ये दी थी कि एक शख्स या रहीम का ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह से रहम मांग रहा है और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में रहम नहीं करता। तो बाबा जी, इस तरह तो हम मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। तो बाबा जी, दरूद और ज़िक्र कब और कौन कौन कर सकता है और किस वक़्त करना चाहिए? हर वक्त करना चाहिए, हर कोई कर सकता है। जो भी सरकार की राह पे चलेगा उसके ऊपर जो राज खुलेंगे और जो अनवारात इलाही की बारिश होगी तो उसके मुंह से सरकार के लिए वाह वाह निकलनी निकलनी है। यही दुरूद शरीफ है। ठीक है, अब उनकी राह पे चलना पहला कदम है। इसमें कोई चल रहे तो जो उनकी राह से ही अपोजिट चल रहा है। आज एक काकी जी बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी मुकम्मल मतलब पर्दा बुर्का बाशरा खातून थी, और आज नहीं कल मेरा क्लिनिक था। कल वो क्लिनिक पे आई हैं तो उनकी ये मेरे साथ कोई आधा पौना घंटा वो बहस करती रही हैं मेरे से। पेशेंट तो थी वो, जो भी उनकी मसला था, लेकिन उनका मसला ये था कि उनके मियाँ उन्हें कह रहे थे कि वो जॉब छोड़ दें। वो कहती थी मैंने जॉब नहीं छोड़नी, मैं अपनी आमदन भी नहीं दे रही थी, यानी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं थी उनकी। वो अपनी अलहदा से उनकी आमदन थी। उनकी पीछे वालदा अकेली थी, वालिद साहब की डेथ हो गई और ये अपनी तरफ से वालदा को पाल रही थी या उनकी सपोर्ट कर रही थी। वो साहब ये कहते थे कि ये वालदा को हमारे घर ले आए, ठीक है, और मैं भी उनकी खिदमत कर लूँगा, लेकिन इस तरह वो अलहदा रह रही हैं। वो अम्मा जी आने पे तैयार नहीं थी, जबकि ये भी एडमिट कर रही थी कि अम्मा जी कोई होश में नहीं है, अम्मा जी की अपनी सेंसेस नहीं है। इन्होंने उन्हें कोई मेड लेके दी हुई थी, जो घर में इन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, वो अपने फ़ोन से, उन्होंने कोई सिस्टम था वो फ़ोन से अटैच थे, तो वो फ़ोन पे मॉनिटर करती रहती थी और दोनों तीनों शिफ्टों के जो भी कोई मुलाजिम है वो अम्मा जी को हैंडल कर रहे थे। उस पर ज़ाहिर बात है ख़र्चा भी आ रहा था। ख़र्चे के साथ ये हर वक्त वो मॉनिटरिंग और टेंशन में रहती थी। मियाँ को ये टाइम नहीं दे पा रही थी, बच्चों को नहीं दे पा रही थी। वो कहता था कि ये पहले जॉब करती थी शादी से पहले, मेरी इनकी एक कमिटमेंट हुई थी या शादी से पहले ही मैंने इन्हें कहा था कि मैं नहीं चाहता आप जॉब करें, तो इन्होंने माना था और इन्होंने कहा कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि मुझे कमाना ना पड़े और मैं बैठ के खाऊं और वो सारा कुछ उसी तरह चल रहा था। लेकिन अब जब उनके फादर की डेथ हुई, वालदा अकेली रह गई है जो भी थी, तो इन खातून ने जॉब करनी शुरू कर दी। हाईली क्वालिफाइड है, उनको जॉब उन्हें मिल गई अच्छी, लेकिन जॉब वो है 9 to 5, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो बात आलमोस्ट सेपरेशन पे पहुंची हुई थी। बच्चे उनके जो हैं उसमें मसला था, मतलब बड़ा बेटा जो है वो अम्मा के साथ रहना चाह रहा था, बेटी जो है वो बाप से बहुत अटैच थी। बेटे का मसला ये था कि खातून ये कह रही थी कि ये तो है ही उल्लू का पट्ठा, ये मेरे पास आ ही इसलिए रहा कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, इसका बाप ही कंट्रोल करता है और ये बहुत शरारती है, खुद ही ये भी कह रही थी। लेकिन उनकी प्ली ये थी कि ये मेरे बंदे ने, मेरे खामन ने मतलब एक खाम का इशू क्रिएट किया हुआ है। और बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो मिसाल दे रही थी कि वो भी बिज़नेस करती थी, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज थी और वो मतलब इस्लाम में कहीं नहीं है कि मैं जॉब ना करूं, और ये मियाँ साहब मेरे से ज़्यादती कर रहे हैं।
इसी में उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा था। लाहौर के 3-4 बहुत बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्टों को और डॉक्टर्स को वो दिखा भी चुकी थी, 3-4 मेडिसिन ले रही थी, ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा था। और वो मियाँ साहब उन्हें मेरे पास आने से रोक रहे थे लेकिन वो आ भी गई और खामन को भी बुला लिया उन्होंने फ़ोन करके। उनका ख्याल था कि मैं उनकी साइड लूँगा, उनके खामन को समझा दूँगा। खामन का भी यही ख्याल था कि मैं कुछ काकियों की ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ या काकियों की तरफ ही हूँ या कोई रिप्यूट मेरी ऐसी होगी, वो वैसे ही नहीं। वो गई गाड़ी में बैठा हुआ था, वो आया नहीं। इसने उसे बुला लिया। शुरू में मेरे से बात करके मैं खामोशी से सुन रहा था, क्योंकि मैंने दुआई बतानी थी। मुझे पता नहीं था खामंद है वो वहाँ है या इस तरह। ये बात इतनी लंबी क्लिनिक पे मैं करने के मूड में नहीं था। मैंने दुआई बतानी थी, उन्हें ब्लड प्रेशर आई है, साथ ये दुआ कर लें। उन्होंने खुद ही ये चैप्टर खोल लिया और खुद ही उन्हें बुला भी लिया। मियाँ साहब भी आ गए और इन्होंने उनकी मौजूदगी में ये केस को दोबारा दोहराया और उनका मकसद ये था कि वो बीबी खदीजा की मिसाल और बाकी कुछ 1-2 मिसालें और भी देनी थी। तो मैं उनके मियाँ को समझाऊँ कि वो उन्हें जॉब की इजाज़त दें और जो भी वो करना चाह रही हैं, और इसमें तलाक तक जो बात आ रही है वो ना आए। और मैंने उनसे सादी सी एक बात पूछी कि आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं इस खेल में। हो सकता है आपके मियाँ जो हैं वो, मैं बोलना नहीं चाहता, बड़े अच्छे ओहदे पे थे किसी अच्छी जगह पे। तो मैंने कहा वो मैं हूँ एम आई, मैं उन्हें कुछ सजेस्ट करूँ या आपको करूँ? क्या आप दोनों बंदे ये चाह रहे हैं कि मैं इस बात में बोलूँ? ब्लड प्रेशर की दवाई लेने आई हैं, मैंने एडजस्ट कर दी है, आपको ये दुआ बता दी है, ये आप कर लें और आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, दैट्स इट। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मेरा मसला ही ये है और मुझे पता है कि ये 24 आवर्स की टेंशन है, और पहले मेरी 2 गोलियों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल था, अब ये 4-5 किस्म की गोलियाँ हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। और ये बात को समझ नहीं रहे और मैं चाहती हूँ कि आप समझा दें। उनके मियाँ पहले तो बड़े, मतलब उनके बैठने से अंदाज़ा हो रहा था मुझे कि वो अगर बोले तो वो फट पड़ेंगे और शायद मुझे ही कह देंगे भाई हू द हेल आर यू, या तुम कौन होते हो। लेकिन मेरी इसी बात को सुन के कि आप मतलब हो सकता है वो चाहते ही ना हो मैं बीच में आऊँ, मैं कौन होता हूँ, तो आप क्यों ये बात शुरू कर रही हैं। तो उन्होंने अपनी तेज़ी से वो बात सारी बीबी खदीजा वाली घर में भी कर चुकी होंगी, उनसे भी कर चुकी होंगी। उन्होंने वो तेज़ी से अपनी नरेशन दे के कहा कि नहीं मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें समझाएं। तो मैंने कहा जी मैं जो भी फ़ैसला करूँगा आपको कबूल होगा या इनको कबूल होगा, अदरवाइज़ मेरे पेशेंट बाहर बैठे हुए हैं, मैं दुआ ही बता सकता हूँ, दोनों दुआ कर लें चले जाएँ। तो उनके मियाँ ने कहा कि चलें मुझे कबूल होगा, आप हक सच पे फ़ैसला कर दें। और आप लोगों को पता है मैं क्या करता हूँ, मैं कहा जी आप अली हक कर लें दोनों, और जो अल्लाह आपको राह दिखाता है मैं इसमें नहीं आना चाहता, आप दोनों ही अपनी जगह सही होंगे। लेकिन बहरहाल वो खातून ने इंसिस्ट किया कि नहीं सर मुझे धुतकारे नहीं, और वो जिस तरह होता है कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरा ये घर टूट जाएगा, मैं नहीं तोड़ना चाहती लेकिन ये बंदा अपनी जगह पे अड़ गया है और ये रिजिड है और ये और वो है। मैंने उन्हें कहा जी आप कुछ कहना चाहते हैं या आप चाहते हैं मैं इसमें बोलूँ या, क्योंकि डिसेंट आदमी था ज़रा, मुझे गुस्से में तो थे लेकिन समझदार थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इन्होंने अपनी बात कर ली है, मैं बात आप मेरी सुन लें तो फिर आप हक सच पे फैसला की, बार बार वो कहें हक सच पे फैसला करें। बहरहाल उन्होंने ये चीज़ पहले खोली। उन्होंने कहा कि इनसे पूछें क्या ये इससे भी अच्छी जॉब नहीं कर रही थी जब मैंने इनको प्रपोज़ किया और शादी के लिए ऑफ़र की, इन्होंने मानी। मैंने एक ही शर्त रखी, इन्हें मैंने कहा आपकी जो शर्तें हैं बताएं मैं पूरी करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, अगर आप वो नहीं पूरी कर सकती तो मैं अपना प्रपोज़ल वापस लेता हूँ और आज ही ख़त्म करता हूँ। तो इन्होंने कहा जी पहले आप शर्त बता दें। तो मैंने कहा जी मेरी शर्त ये होगी कि आप जॉब छोड़ देंगी, मुझे आप 24/7 घर पे चाहिए। मतलब आज से कोई शायद 15-20 साल पहले या जितनी की भी बात कर रहा था, उस ज़माने में वो कह रहा है कि ये कोई 4-5 लाख रुपया कमा रही थी, सैलरी उनकी ऐसी थी।
और बड़ी अच्छी पोस्ट पे थी। तो वो खातून को उसने कहा जी इन्हें कहेंगे बस इसकी येस और नो कर दें। बड़ा अच्छे तरीके से उसने केस प्लीड किया। उन्होंने कहा हाँ जी इन्होंने कहा था, मैंने मान ली थी। उन्होंने कहा जी फिर अब इन्हें कहेंगे इन्होंने क्या शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा कि मैंने इन्हें कहा था कि आप घर को जैसे मर्जी चलाएं, मैं इस स्टेटस पे रह रही हूँ। उन्हें पता था उनके स्टेटस का। मुझे उसके अलावा महीने की पॉकेट मनी 1 लाख रुपया चाहिए होगी, और मुझे गाड़ी एक चाहिए होगी, ड्राइवर नहीं चाहिए होगा, और वो गाड़ी मैं अपनी डिस्पोजल पे, गाड़ी उनकी अपनी थी, मतलब उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ये वो मुझे इसके अलावा चाहिए ये सारा को। तो उन्होंने उसको सारी शर्तें मान ली। मैंने कहा जी बिल्कुल ये सारा कुछ हुआ था। उसने कहा डॉक्टर साहब आज वही शर्त, एक शर्त थी मेरी, अब ये दोबारा जॉब कर रही हैं, अपनी वालदा के लिए चाहे कर रही हैं, मैं ऑप्शन ये दे रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि वो मेरी भी वालदा हैं, वो अकेली रह गई हैं, ये प्ली लेती हैं, वो आना नहीं चाहती। मैं कहता हूँ कि वो होश में ही नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं डिमेंशिया है। 3-4 नौकरों पे आपने छोड़ा हुआ है, कैमरे से आप मॉनिटर कर रही हैं, 24 घंटे की आपकी टेंशन है, मेरा घर ख़राब हो रहा है, बच्चे ख़राब हो रहे हैं। ये कह रही हैं कि मैंने आपसे पैसे भी नहीं लेने, और मैं अपने पैसे अपनी माँ के ऊपर चाहे 10 नौकर रखूँ, मैं जो भी करूँ। वो खातून की वो सुई फंस गई हुई थी। मैंने उनकी बात सारी सुन के जस्ट टू कट इट शॉर्ट, मैंने उन बीबी से कहा कि ये जो कुछ कह रहे हैं ऐसे ही है। मैंने कहा ये ऐसे ही है। अब आप सारी ख़वातीन में से कोई बंदा इसमें फ़ैसला करना चाहेगा? क्या राय है आप लोगों की? ख़वातीन स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं, हक सच पे मबनी फैसला। जी 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 आलिया, माइक दे दें आलिया। सर मैं वर्किंग तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर की भी यही सूरत हाल है, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है और मेरे फादर की भी बचपन में बहुत डेथ हो गई थी। तो अम्मी जो हैं वो खुशकिस्मती से मेरे साथ रहती, बल्कि मेरे साथ नहीं, समझे मेरे हस्बैंड के साथ रहती हैं। तो इस हवाले से क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने कहा कि मैं वो करती हूँ। तो सर इसमें ना मुझे 2 एस्पेक्ट्स नज़र आए। एक ये कि वो जो हैं वो बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन उनको उनकी डबल ड्यूटी है, तो उनको दोनों ड्यूटीज़ के दरमियान बैलेंस कैसे रखना है वो उन्हें सीखने की ज़रूरत है, मुझे भी और हम सबको भी। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे आप कहते हैं कि मियाँ और बीवी दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते या पार्टनर होते हैं, एक टीम होते हैं। तो जब आप टीम होते हैं ना, तो फिर ये नहीं होता कि मेरी अम्मी या तुम्हारी अम्मी या मेरे पैसे या तुम्हारे पैसे, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें अगर आपके हस्बैंड आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपनी अम्मी को ले आएँ और आप अपनी फ़र्ज़ में भी कोताही ना करें और घर भी निगलेक्ट ना हो, तो मेरे ख़्याल से इसमें ईगो भी बीच में नहीं आनी चाहिए कि मुझे किसी से हेल्प नहीं लेनी। और क्योंकि आप एक टीम है, इसमें मेरा और तेरा नहीं होता। जब उनकी अम्मी को या उनकी तरफ से किसी को ज़रूरत पड़ी, तब आप में ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपके घर वाले हैं, आप ख़ुद मैनेज करें, और जब आपकी तरफ हो तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यूनिटी का एक सेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, मेरा और तेरा वाला बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी एक बात जो है वो है बड़ी मुश्किल प्रैक्टिकल के हिसाब से, लेकिन मैं ख़ुद भी अपने आप को यही सिखाती हूँ कि अल्लाह के जो कायम करदा उसूल हैं वो बदलते नहीं हैं, जैसे आप कहते हैं किसी के लिए भी। तो औरत पर अल्लाह ने पहला हक उसके हस्बैंड का ही रखा है। यहाँ तक कि नबी करीम से जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है कि कोई शायद सहाबिया थी, उन्होंने अपने वालिद के जनाजे में जाने के लिए इजाज़त मांगी थी कि उनके हस्बैंड उन्हें मना करके गए थे कि आप घर से नहीं जाइएगा। तो नबी करीम से इजाज़त मांगी क्योंकि उनसे ऊपर किसी की बात नहीं थी, और उन्होंने उनको भी मना कर दिया कि आप उनकी इजाज़त के बग़ैर मत जाइएगा। तो बात बहुत मुश्किल है, और प्रैक्टिकल पे जब आप खड़े होते
तो मेरा ख्याल है कि मैं समझती हूँ ये बहुत ही मुश्किल बात है। ये बात जो है इसमें लेकिन ये ऐड कर दूं कि बीबी पाक फातिमा जो हैं, अब मुझे नहीं पता ये कितनी सही गलत है, लेकिन ये ऑथेंटिक वाक़या मेरा ख्याल है, मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही होगा, डर लगता है ये बात करते हुए। एग्जैक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मा आयशा वाले हुजरे का साथ वाला जो कमरा था या साथ वाला घर बना दिया गया था, बाहर से दरवाज़ा था, वो बीबी पाक फातिमा और मौला अली के पास था। दरमियान में एक खिड़की भी थी। तो जब मौला अली चले जाते थे और शादी के शुरू के दिन या अभी बेबी एक आध होगा या पता नहीं उससे पहले, तो बीबी पाक फातिमा जो हैं वो अपने घर का काम शाम करके उस खिड़की से इधर आ जाती थी। उन्हें बाज़ार में नहीं जाना पड़ता था, इधर अम्मा आयशा के पास आ जाती थी या अपने घर अपने अब्बा बेसिकली उनका सरकार के पास आ जाती होंगी। तो ये मैंने वाक़या पढ़ा हुआ है, आई डोंट नो कितना सही गलत है, कि उन्हें मौला अली ने एक दो बार, वो घर आए, मौला अली कहीं जल्दी घर आ गए होंगे या अपने टाइम पे भी आए, तो आगे से बीबी फातिमा घर नहीं थी, तो ज़ाहिरी बात है खिड़की से इधर आ गई हुई होंगी। अब मौला क्या करते थे कि वो बाहर से आते थे और नॉक करके अंदर आ जाते थे इधर, लेकिन उन्होंने सम और दादर बीबी फातिमा से कहीं कहा कि आइंदा तुम जब मैं घर आऊँ ना तो आप घर हुआ करो, ठीक है, आपने मेरे आने के वक्त मतलब मेरे से पूछे बगैर या मेरी लाइल में आपने जाना नहीं है इधर से। अब वो तो अपने अब्बा के घर इधर आती थी, साथ खिड़की में से आती थी, अब वो आ गई कहीं इधर, या वो जल्दी आ गए, शायद उनके आने के टाइम से पहले आ गए, उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा, वो आए उस दिन और नॉक करके अंदर आ गए। लेकिन सरकार दो आलम को उनके चेहरे से अंदाज़ा हो गया, वाक़े में ये लिखा है कि उन्होंने बीबी फातिमा से पूछ लिया कि फातिमा तुम अली से पूछ के इधर। इसमें सब बेटियों के लिए भी, सारों के लिए बहुत बड़ा सबक भी है, इशारा भी है। जो आप कह रही हैं कि सरकार से उन सहाबिया ने अपने वालिद के जनाजे पे जाने की इजाज़त मांगी, खामन कहीं मना करके गया हुआ था कि तुमने घर से बाहर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना या मेरी इजाज़त के बगैर नहीं जाना। अब खामन शहर में नहीं था, पीछे से वालिद की डेथ हो गई, उन्हें इतला मिली है, उन्होंने जाना है और वो सरकार दो आलम से आके इजाज़त ले रही हैं, सरकार दो आलम से, और सरकार ने मना फरमा दिया कि नहीं, तुम्हारे खामन ने कहा तुम नहीं जाना। यहाँ भी उन्होंने यही किया है कि फातिमा तुम अली से पूछ के आई। बीवी पाक फातिमा ने कहा जी मैं तो आपके घर, मतलब मैं तो अपने घर आई हूँ, मतलब अपने घर भी कोई पूछ के आती है, मैं इधर से ही आई हूँ ना, इधर ये हो। आपने कहा उठो और चली जाओ, और आइंदा अली से पूछे बगैर तुमने इधर नहीं आना। एक डेकोरम, एक एग्जाम्पल, एक ऑर्डर उन्होंने सेट कर दिया। ये बाकी इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है कितनी नहीं है वो आप लोग देख लें, मैंने पढ़ा है। उन काकी जी की भी बार बार जो वो थी ना बीबी खतीजा वाले वाक़या की बात, या उनके पैसों की और उनके वो सरकार के लिए खिदमत, तो उसमें वो बार बार ये कह रही थी कि मैंने तो इन्हें कहा है कि जो बाकी पैसे मेरे पास हैं वो फालतू हैं, वो ये लेते नहीं हैं। असल में शुरू में मैंने इन्हें कह दिया था कि ये मुझे पता नहीं था अम्मी के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, क्या आएगा मंथली, तो मैंने कहा था ये इन पे, ये मैंने आपको नहीं देने, तो इन्हें वो गुस्सा है। और उस बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा था कि ये बात नहीं है, और उसने आखिर फटपड़ा वो बड़ा, उसने कहा जी कि इसको ये पता नहीं क्या बोली जा रही हैं, मुझे ये कोई मसला नहीं है, मैं इनको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने इनसे शादी की थी, 24/7 वाइफ मांगी थी मैंने, ठीक है, ये अपनी माँ की खिदमत करें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, मैं उस पर पैसा भी लगाने पे तैयार हूँ, ये क्या मसला है, ये लाए ना घर, वो मैं कह रहा हूँ मेरी माँ है, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा कि ये उस ऑफिस जाती हैं, मैं वो सारी तनख्वाह उतनी इन्हें देने को तैयार हूँ। मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि वो खातून इस पॉइंट को नहीं समझ रही थी, वो बार बार कह रही थी कि मेरी माँ ने बड़ी खुददार ज़िंदगी गुजारी है और तो बात के पैसे पे नहीं रहेंगी और मैंने ये नहीं करना। मुझे फिर आखिरकार उन्हें कहना पड़ गया कि मैं कहा बेटा अब मेरे लिए तो फ़ैसला करना मुश्किल है, मेरा फ़ैसला आपने मानना नहीं है, आप फ़ैसला सुना रही हैं, जो वो बात कर रहे हैं आपके सामने कर रहे हैं,
और आपके साथ शादी ही इसी शर्त पे हुई है। आपने उसके ऊपर शर्तें रखी थी, क्या इन्होंने कभी वो शर्तें वायलेट की हैं? उसने कहा नहीं। मैं यही तो कह रही हूँ डॉक्टर साहब कि वी आर एन आइडियल कपल। लोग तो हमारी मिसालें देते हैं, लेकिन अब इस बात पे इनकी बस एवं ही अना अकड़ गई। मैं क्यों, उनकी अना नहीं फंस गई है, आपको बात समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा देखा ना, आप मेल हैं, आप मेल की साइड ले रहे हैं। वो थे बंदा की फैसला कर सकते। मैंने कहा जी आप अली हक पढ़े दोनों जाके। उनके मियाँ को मैंने कहा कि आप थोड़े ठंडे हो जाए, आप सब्र कर लें। और उन्होंने उन्हें अल्टीमेटम दिया था कि इस डॉक्टर के बाद मैंने किसी डॉक्टर के पास न लेके जाना है, और आपने अपनी अम्मा के घर चली जाएं और वहाँ उनकी खिदमत करें, वहाँ से जॉब पे जाएं। और बच्चों का उन्होंने उन पे छोड़ दिया था कि मैं आपके बच्चे भी नहीं रुकता, आपने दोनों बच्चे रखने हैं, दोनों बच्चे रखें, आपने छोड़ के जाने, अब छोड़ के चले जाएँ। लेकिन मैं इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँ। मैंने उन्हें कहा जी ये 7 दिन अपनी तरफ ही रहने दें, तो अली हक कर लेने दें, आप भी कर लें, सूरह रहमान सुन लें। और मैंने दोनों को दुआ कराई आखिरकार, और अली हक वली कराई। उनके खावन में एक वाज़ेह चेंज आई, स्माइल आई उनके फेस पे। मैंने उठ के कहा ठीक है डॉक्टर साहब, जो खुदा फैसला करेगा। अल्लाह इन्हें समझने की तौफीक दे। इतना कह के वो चले गए। खातून उठी, उन्होंने मुझे कहा सर मैंने कितने दिन करना है? मैंने कहा 7 डेज़। मुझे वाज़ेह जवाब आएगा, मुझे कुछ दिखाया जाएगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता। आप अल्लाह को पुकार रही हैं, आप अल्लाह से कह रही हैं कि जो हाईएस्ट ट्रूथ है, जो बेस्ट है वो कर दें, मुझे बता रहे हैं। तो आप ये कर लें, या तो अल्लाह उस रास्ते पे आपको चला देगा या दिखा देगा, या आपको हालात उस तरह होते जाएंगे। मैं यही कह सकता हूँ, दुआ ही है। तो आज उनका वैसे फ़ोन ये था कि सर मुझे बात समझ आ गई है, तो मैंने इनसे सॉरी भी कर लिया है। और मैंने कहा जी आपको क्या दिखाया गया है? मैं कहा शायद उन्हें कोई ख्वाब आ गई है या कोई, क्योंकि लोग ख्वाब को ज़्यादा मानते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं रात को जब अली हक पढ़ के सोई ना, तो मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने कहा हैं? कहती मैं नींद नहीं आई, लेकिन मुझे एकदम ये बात समझ आई कि मैंने उन्हें कहा ना कि असल में तो आपने जब इनकी शर्त मान के आप इनके निकाह में आ गई, तो आपने अपना आप इनके सुपुर्द कर दिया। कहती आपके ये जो फ़िक्रा था ना, उस पर मुझे उस वक्त बड़ा रिएक्शन आया था, लेकिन बाद में मैं कह रही थी कि हाँ सुपुर्द तो मैंने कर दिया, और मैं इसके बच्चों की भी खिदमत कर रही हूँ, इसके घर में रह रही हूँ, मैंने सारा कुछ किया है। और बड़ा उन्होंने अजीब सा सेंटेंस, ज़रा उन्होंने क्रूड सा फ्रेज़ इस्तेमाल किया। कहती कि डॉक्टर साहब जिन्होंने अपना आप दे दिता, मैं उहदे नाल की खुददारी वरत रही हूँ। तो मैं रात को सोई यही सोचती रही कि वाकई ये मैंने कहाँ सुई फंसा ली है कि मेरी माँ नहीं आएगी किसी के एहसान के नीचे, लेकिन 3 मेड्स के एहसान तो मैं ले रही हूँ। और मेरा खामद अगर मुझे फ्री कर रहा है इतने दिन भी, अगर वो जॉब के लिए मैं जा रही हूँ, तो ये मैं उसके टाइम में से उधर दे रही हूँ। टाइम मैंने 24 घंटे देना उसको, तो ये टाइम तो मैं दफ्तर वालों को दे रही हूँ, उसके टाइम को मैं उधर यूज़ कर रही हूँ। वहाँ से जो पैसे कमा रही हूँ मैं अपनी माँ के ऊपर लगा रही हूँ, और फिर मैं शो कर रही हूँ कि मैं खुद कर रही हूँ। मैं 24/7 इसकी वाइफ हूँ। अगर ये मेरे राइट्स पूरे कर रहा है, जो भी उसने शर्तें रखी थी, और वो कह रही थी कि नहीं इन्होंने मेरे साथ कभी भी, मतलब बड़ा अच्छा हमारा ताल्लुक़ था या जो भी था, कहती है कि मैंने आज इन्हें कह दिया है कि नहीं मैं गलत थी, आई एम सॉरी, मैं रेजिग्नेशन भी भेज दिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब मज़े की बात यह है कि मैं रिज़ाइन करने गई थी और वापस आई हूँ तो अम्मी को वो ये ले भी आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब मैंने सिर्फ ये बताना था कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो 130 और 70 है। उनका ब्लड प्रेशर ही नीचे नहीं आ रहा था, नीचे वाला मुसलसल 100 से अबव था। तो कहने की बात यह है कि कई बार हम अपनी अना की, नफ्स मुतमइन्ना आप कह रही थी ना, तो वो अपनी अना की जंग लड़ रहे होते हैं, या अपने पार्शल नॉलेज को हम उसका बुत बना लेते हैं, उसी के ऊपर अपनी मर्ज़ी की या अपने नफ्स की जंग लड़ रहे होते हैं। और आपको जस्टिस में मबनी भी बात कही जाए
वो आप सिर्फ और सिर्फ ज़िद में आप उसको नहीं मान रहे होते, या नफ्स के हाथों या शैतान के हाथों आप फंसे होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहे होते हैं बीमारी। ठीक है सही, चले तो अब 7 दिन भी नहीं की उसने दुआ, ब्लड प्रेशर भी नीचे आ गया, इत्मीनान भी मिल गया, खून भी हासिल हो गया, मियाँ साहब भी खुश हो गए, और एक तरफ हम उस लेवल पे चले गए हुए हैं कि डाइवोर्स पे हम बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि ये वाला बच्चा तुम रखोगे और ये वाला मैं रखूँगा। हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ का कुछ नुकसान हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर मैंने ये देखा है कि जी होश इंसान जो कोई भी है, वो अगर नशा ना करे और गुस्से में ना आए, क्योंकि ये वो दो हालतें हैं जो आपकी, जैसे कह लें कि बैलेंस्ड अप्रोच या सोच को इफ़ेक्ट करती हैं। अदरवाइज़ आपके अंदर ये सॉफ्टवेयर होता है जो आपको खुद ही बता रहा होता है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, ये तुम भी ज़्यादती कर रहे हो। क्योंकि कल एक दूसरी खातून थी, वो आई और वो बार बार मुझे ये कही जाएँ कि ये मेरा बेटा जो है ये आपके पास आया है, तो अब मैं इसकी शादी करना चाह रही हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर था उसको, तो काफ़ी हद तक सीवियर किस्म का, साथ ही ओसीडी थी उसकी। तो कहती हैं कि ये शादी पे नहीं मान रहा, और ये इसकी बहन भी नहीं मानती इसकी शादी पे। तो मैं आपके पास आई हूँ कि आप इन्हें कन्विंस करें, और इस लड़के को, अगर ये बहन ही पट्टियाँ पढ़ा रही है गलत, तो इसको समझाएं, ये आपकी काकी जो है कोई आपकी ज़ुबान समझेगी। और काका तो अब ठीक हो गया, दवाइयाँ खा रहा है सारा ये वो, तो बाकी मुझे पता है कि वो लड़की आएगी, वो इसको संभाल लेगी, ठीक कर लेगी। मैंने कहा जी आप इस बेटी की शादी क्यों नहीं करती? कहती है डॉक्टर साहब अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, क्योंकि वो पूरी फैमिली है मेरे पास, तो उनके अपने भाई का बेटा है, उसको भी शिज़ोफ्रेनिया कम तो डिप्रेशन भी है। तो मैंने कहा जी उससे कर दें। ये डॉक्टर साहब अजीब बात की आप, उससे बेहतर नहीं है मैं इसका गला काट दूँ? तो मैं कहा जी इसके लिए जिसको लेके आने लगे हैं, आप अपने बेटी की शादी नहीं कर रही हैं उसी हालत वाले लड़के से, और इस लड़के के लिए आप कह रही हैं कि मैं लड़की लेके आऊँ, वो इसको संभालेगी तो इसको ठीक कर लेगी। तो मैं कहा ये भी जाके मामू के बेटे को ठीक कर लेगी। वो मेरे चंद नाकाम केसेस में से एक था। बड़े गुस्से से उठी हैं और मुझे कहती हैं कि मुझे अब पता चला है आपने लोगों को कैसे पागल किया हुआ है। वो चली गई। बेटी उनकी हंसना शुरू हो गई, मुझे कहती है सर अम्मी के साथ मैंने बड़ी सरखपाई की है, लेकिन अम्मी नहीं इस पॉइंट को समझ रही। बहरहाल उनके केस में तो ये था कि अब्बा जान पर लोग सुधार चुके हैं और पुरसकून, ये सारा कुछ बाद में हुआ है, ठीक है। और अम्मा जान का ख्याल ये था कि अब्बा जान के ऊपर चाची ने जादू किया हुआ था, तवीज़ पिलाए हुए थे, और सास के साथ मिलके, ठीक है। और उनका कसूर सिर्फ ये था कि चाची जो थी वो बेचारी बेवा हो गई थी, छोटा भाई जल्दी डेथ हो गई थी, तो वो कुछ सपोर्ट उन्हें भी करते थे, जिसको ये नहीं बर्दाश्त करती थी। लेकिन बहरहाल वो बंदा अपनी ज़िंदगी तक ठीक रहा था, और ये बरखुरदार जो अम्मी जान का साथी था, ये अब्बा जान के जाने के बाद ये ओसीडी और साइकोसिस में चला गया। अम्मा जान उसके भी इलाज कराने के बाद अब घूम फिर के वो बेटी के कहने में मेरे पास आई थी। वो एक सिटिंग के बाद बेटा तो काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन अभी उसमें था मसला, लेकिन अम्मा जान नहीं मानी बात को। मैंने ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ,
दिखाता हूँ, बताता हूँ, या कहीं कई जो बोलने जोगे होते हैं आगे बोल भी देते हैं। मैंने सीखा यहाँ से है, मुझे कोई मोकल शोकल नहीं आके बताते। हाँ, मैंने बाबा जी ने जो मुझे मोटी बातें बता दी कि नफ़रत बीमारी की जड़ है, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग या जो भी हम मनफी अमाल अपनाते हैं, चाहे वो लालच है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, किसी के साथ दुश्मनी है, ये सारा कुछ जिस वक्त हम करते हैं ये मैं की जंग होती है। हम अल्लाह से हट जाते हैं, उस फोकस से हट जाते हैं, अपनी अना के चक्कर में या अपने लालच में, शैतान के ट्रैप में, हवस के लालच में। और हमें पता होता है, हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है, हमें पता होता है कि सीधी राह क्या है, सही क्या है। और उसका बेस्ट क्राइटेरिया यही होता है कि जो चीज़ आप दूसरों पे थोप रहे होते हैं, अगर वो आप पे लगाई जाए तो आप चीखें मारते हैं, आप कहते हैं ये गलत है। तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि ये गलत है, उसके बावजूद आप दूसरों के साथ वो कर रहे हैं। आपके साथ हो तो गलत है, तो फिर दूसरे के साथ आप कैसे कर सकते हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते मुझे नहीं पता, आपको पता भी है ये गलत है। तो आप इस दुनिया में खुद ही अपने लिए सजा या मुसीबत क्रिएट कर रहे होते हैं। उससे मुझे पता होता है कि ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया है, कहाँ से मोड़ गलत काट गया है। और गूगल मैप को पता है आजकल किधर से मुड़ें तो किधर जाएंगे, तो इंसानों को भी पता होना चाहिए। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले